हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिस्टर सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी को पिछले हिस्से में जहां तक देखा गया था उसके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग पढ़ रहे थे वो भारत का जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत के संविधान का संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 1853 तक। 1853 के बाद से लेकर के आगे आज देखने का प्रयास किया जाएगा। तो बिना देर किए हुए बातचीत शुरू करते हैं। देखा 1853 का जब आ गया अधिनियम, उसके बाद देखा 1857 में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई और 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों के डर से 1858 में एक चार्टर आएगा और इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया। तो देख लेते हैं कि 1853 के बाद क्या क्या स्थितियां बनी, जिसके पीछे क्या क्या कारण। उसके बाद पूरी कहानी सुन लें, फिर एक एक बात को हम लिख देंगे बोर्ड पे, तो आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका क्या नाम था, तो बता देंगे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बता देंगे पामस्टन हुआ करता था और ब्रिटेन की महारानी पूछेगा तो विक्टोरिया बता देंगे। 1857 की क्रांति के पीछे क्या क्या कारण थे, ये जब हम इतिहास पढ़ेंगे या इतिहास के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें 1857 की क्रांति से संबंधित बात इतिहास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके देखेंगे तो आपको एक एक बात डिटेल में समझ में आएगी कि क्रांति के पीछे क्या क्या कारण थे और आगे चल करके क्या संभावनाएं बनी और क्या क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण यह क्रांतिकारी गतिविधि जो 1857 में शुरू हुई वो उतने बड़े स्तर पर सफल नहीं हो पाई। 1858 के चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहले प्रयास ये किया गया 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का अनाउंसमेंट लेटर या घोषणा पत्र जिसे हिंदी में कहा जाता है तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जाएगा और इसके तहत भारत में अब कंपनी शासन समाप्त कर दिया जाएगा। अभी 1-1.5 महीने पहले आरओ विधानसभा का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का दुष्परिणाम, तो ऐसा मानना था कि भारत में अभी तक एक कंपनी का राज रहा लेकिन 1858 के चार्टर से भारत पर अब शासन हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट का, ब्रिटिश क्राउन का। और ब्रिटिश क्राउन अपनी शक्ति का प्रयोग संसद के माध्यम से करेगा। संसद सहायता प्राप्त करेगी भारत में अपने एक एजेंट से और गवर्नर जनरल के जो नाम हुआ करता था उसको बदल करके कर दिया जाएगा वायसराय। वायसराय अपनी सहायता मांगेगा वो भारत राज्य सचिव से और भारत राज्य सचिव की सहायता करने के लिए एक भारत परिषद होगी जिसमें कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति स्पेशली की जाएगी ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा और 7 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। इसके तहत एक 1858 के चार्टर एक्ट के तहत ही आप देखेंगे तो एक कमीशन बनाया गया, रॉयल कमीशन या तो शाही आयोग, जिसके तहत अब भारतीय सिपाहियों को अब बंदूक की जगह पर डंडा देने का प्रावधान कर दिया गया। 1858 में खास ये मोटी मोटी ये बात रही। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आ गया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में देखेंगे तो वायसराय को यह शक्ति दी गई कि भारत के किसी भी प्रांत की नाम, सीमा, क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन कर सकता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे 1861 से बहुत शुरुआत होगी भारत में डिपार्टमेंटल सिस्टम की। उसके बाद आ जाएगा अगला एक्ट 1873 का। इस एक्ट के तहत इस बात का प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है और 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। अगला एक्ट आ जाएगा 1876 का एक्ट और इस एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाएगा और 28 अप्रैल 1876 से ब्रिटेन की महारानी भारत की साम्राज्ञी अर्थात शासिका घोषित हो जाएंगी। आगे चल करके एक अधिनियम आएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे अंशतः संसदीय चुनाव व्यवस्था दिखाई देने को मिलेगी, साथ ही में यहाँ पर निर्वाचन दिखाई देगा। सामान्यतः यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आपको दिखाई देगी और भारतीयों को बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाएगा। 1892 के बाद एक अधिनियम आएगा जिसको कहा जाता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले इसमें भारत राज्य सचिव के पद पर हुआ करते थे और मिंटो वायसराय के पद पर था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति या पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत देखने को आपको मिलेगी। 1909 के बाद आप देखें 1909 के अंतर्गत पहली बार भारतीयों को भारत राज्य परिषद में शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख व्यक्ति होंगे। सबसे पहले शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी और एक का नाम है केसी गुप्ता। 1909 के बाद एक नया जो कानून आएगा 1919 का, तो आप देखेंगे 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे तो प्रांतों में पुनः द्वैत शासन को लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ शासन को 2 स्तर पर प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर बांटा जाएगा और विषयों को 2 स्तर पर बांटा जाएगा। एक होगा आरक्षित विषय, एक होगा हस्तांतरित विषय।
आरक्षित विषय में न्याय, वित्त व राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों को रखा जाएगा। और हस्तांतरित विषय में आप देखेंगे तो स्वास्थ्य और शिक्षा को विशेष तौर पर रखा गया। इसी 1919 के द्वैत शासन प्रणाली को जो लागू किया गया, जिसके जनक सामान्यतः लियोनिल कार्टिस को माना जाता है, इस 1919 के कानून की समीक्षा करने के लिए भारत में 3 फरवरी 1928 को बंबई में पहुंचेगा जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन, जिसको कहा जाएगा साइमन कमीशन। आप पढ़ेंगे इतिहास में, बाकी पॉलिटी में जहां पर संदर्भ है उसकी चर्चा कर ली जा रही है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन आया और इस कमीशन में चूंकि 7 आदमी गोरे हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, इसलिए उन 7 को देखने के पश्चात गांधी जी ने इसे व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत आयोग की संज्ञा दी। जब यह कमीशन पहुंचा तो बंबई में गांधी जी के द्वारा विरोध जताया गया। बंबई में विरोध प्रदर्शन गांधी जी के द्वारा हुआ, मद्रास में टी प्रकाशम के द्वारा हुआ, लखनऊ में देखेंगे तो खलीकुज्जमा के द्वारा हुआ, और पंजाब क्षेत्र में देखेंगे तो उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे लाला लाजपत राय जी द्वारा उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। और उसके बाद विरोध प्रदर्शन वहां पर उग्र हो जाने के कारण लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी को लाठियों से पीट करके हत्या कर दी गई। तत्कालीन समय में जो भारत राज्य सचिव है उसका नाम हुआ करता था वो बर्कन हेड चुनौती प्रस्तुत किया मोतीलाल नेहरू को कि संविधान बना दीजिए। मोतीलाल नेहरू इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और एक समिति का गठन किया जाएगा जिसे नेहरू समिति कहा जाएगा, जिसको हेड करेंगे मोतीलाल नेहरू। इसमें कुल 11 सदस्य होंगे और यही 11 सदस्य मिलकर के एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और इसी नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का पहला ब्लूप्रिंट या पहला खाका कहा जाता है, जिसमें विशेष तौर पर यह मांग की गई कि प्रांत में या केंद्र में एक उत्तरदायी शासन हो, पूर्णतः प्रांतीय स्वतंत्रता स्थापित की जाए, जो देशी रियासत है उनका केंद्रों के अधीन किया जाए, उनको विलय किया जाए। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट की यहाँ पर लिखित रूप से मांग की जाएगी और एक सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका की मांग की जाएगी। अभी इस बात पर सबकी सहमति बन पाती 29 मार्च 1929 को आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया 14 सूत्रीय मांगे। और नेहरू रिपोर्ट को अंतिम में देखेंगे तो इसका महत्व नहीं बन पाया। और आगे चल करके 1929 में आप फिर से होगा लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास होगा। 26 जनवरी 1930 को पहली बार विशेष तौर पर स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को। आगे चल करके 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। इन्हीं 3 गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाएगा 1933 में। आगे चल करके तत्कालीन समय के वायसराय होंगे बाबू, जिनका नाम होगा लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट कमेटी बनेगी और इसी ज्वाइंट कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को हम लोग जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से, जिसमें आप देखेंगे तो कुल 321 अनुच्छेद होंगे और जो महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे इसी के अंतर्गत देखेंगे तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा, जो अवशिष्ट और आपातकालीन शक्तियां होंगी वो वायसराय के हाथों में निहित होंगी, इत्यादि विषयों की चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। तो 1858 से लेकर के 1935 तक की जो कहानी है वो हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। अब इन सारी एक बातों को बोर्ड पर लिख देंगे और बातों को सुन करके बोर्ड पर से देख करके ध्यान से आप नोट्स बना लेंगे। यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर सकेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आइए इन सारी बातों को लिख देते हैं। 1858 का यदि आपसे चार्टर एक्ट पूछा है, 1858 का चार्टर एक्ट से आज की क्लास को शुरू करते हैं। 1858 के चार्टर एक्ट में देखें कि खास बात क्या हुई कि भारत का शासन इस एक्ट के माध्यम से अब चला गया है ब्रिटिश सम्राट के पास। डायग्राम के रूप में हम बना दे रहे हैं, बाकी बात बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी। 1858 के चार्टर एक्ट से भारत का शासन चला गया किसके हाथों में? वो ब्रिटिश सम्राट के हाथों में। ब्रिटिश सम्राट अपनी शक्ति का प्रयोग संसद के माध्यम से करेगा। ब्रिटिश सम्राट अपनी शक्ति का प्रयोग संसद के माध्यम से करेगा। संसद अपनी शक्ति का प्रयोग भारत में एक एजेंट के माध्यम से करेगी, जिसको कहा जाएगा वायसराय। क्या कहा जाएगा? वायसराय। यानी 1858 के चार्टर एक्ट से एक बात आप ये समझ सकते हैं कि 1858 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल के पद का नाम चेंज हो जाएगा। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। वायसराय भारत में उसका एक प्रतिनिधि के तौर पर काम करेगा। तो 1858 के चार्टर एक्ट से भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट अपनी शक्ति का प्रयोग संसद के माध्यम से, सांसद अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे वो वायसराय के माध्यम से। वायसराय की सहायता के लिए भारत में एक पदाधिकारी होगा जिसे भारत राज्य सचिव कहा जाएगा। भारत राज्य सचिव, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भारत राज्य सचिव के लिए भारत परिषद होगी। इस परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? तो आप बता देंगे बाबू 15 सदस्य होंगे। 15 सदस्यों में 8 सदस्यों का
मनोनयन जो है विशेष तौर पर 8 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा और 7 सदस्यों का चयन किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अलावा 1858 के चार्टर एक्ट के तहत यदि आप दूसरी बात देखें तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जाएगा। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। और इसी 1858 के अधिनियम की एक खासियत और देखें। इसी 1858 के अधिनियम के अंतर्गत बाबू गठन किया गया शाही आयोग, या तो रॉयल कमीशन के नाम से इसको जानते हैं। शाही आयोग हिंदी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को रॉयल कमीशन कह देंगे। और इसी रॉयल कमीशन के तहत भारतीय सिपाहियों को, जिनकी भर्ती होगी ब्रिटिश सेना में, भारतीय सिपाहियों को अब बंदूक के स्थान पर क्या दिया जाने लगा? डंडा। अब इनको बंदूक नहीं दिया जाएगा, बंदूक के स्थान पर दिया जाएगा डंडा। 1858 का यदि देखेंगे तो बेसिक प्रावधान जो हमने आपको कहानी के माध्यम से सुना, ये 1858 के कॉन्सेप्ट में यही सारी चीज़ें होंगी। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1857 की क्रांति होने के बाद 1858 का चार्टर एक्ट के तहत भारत में अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत का शासन आ गया ब्रिटिश सम्राट के हाथ में। ब्रिटिश सम्राट अपनी शक्ति का प्रयोग संसद के माध्यम से करेगा। संसद भारत में एक उसका प्रतिनिधि होगा, एक एजेंट होगा। वायसराय की सहायता करने के लिए एक होगा भारत राज्य सचिव। भारत परिषद की सहायता से शासन करेगा, जिसमें कुल 15 सदस्यों का चयन होगा, जिसमें से 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, 7 सदस्यों का चयन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। इसके तहत भारत पर अब ये कहा गया कि भारत पर अब कंपनी का शासन न होकर के ब्रिटेन के सम्राट का शासन होगा, ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा। और 1858 के चार्टर एक्ट के तहत देखेंगे शाही आयोग या तो रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सिपाहियों की भर्ती की जाएगी उनको बंदूक के स्थान पर अब डंडा दिया जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखें। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आपको कहानी सुना दिए। क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट वहां से आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे परीक्षा में यदि बात पूछी जाए तो बात पूरी हो जाए। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम देख लेते हैं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या खास बातें हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखें। 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम यदि आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह कहा गया कि वायसराय भारत के किसी प्रांत के सीमा, नाम, क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन कर सकेगा। और दूसरी बात आपको दिखाई देगी 1861 के भारत अधिनियम से भारत में शुरुआत होगी, भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत में विभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, डिपार्टमेंटल सिस्टम। यदि आपसे कोई पूछे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ डिपार्टमेंटल सिस्टम, तो इस विभागीय व्यवस्था के जनक के तौर पर लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। यदि लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो विल्सन होंगे, विल्सन सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ये दो खास बात हुई। यहीं पर आपको धीरे से बता देते हैं 1873 का चार्टर एक्ट। 1873 के अधिनियम में क्या खास बात लिखी गई, ध्यान से समझेंगे। इस अधिनियम के तहत यह अनाउंसमेंट किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो महत्वपूर्ण बात है वो हम लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी बंद किया जा सकता है। 1873 के अधिनियम के तहत EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी बंद किया जा सकता है। और कब बंद कर दिया गया, तो 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी गई।
यही 1873 में मेन खास बात देखेंगे। 1873 के बाद 1876 का यदि एक्ट देखें तो 1876 के एक्ट में ये खास बात की गई, 28 अप्रैल 1876 यही वो महत्वपूर्ण तिथि होगी। 28 अप्रैल 1876, 28 अप्रैल 1876 को ब्रिटेन की महारानी को भारत का साम्राज्ञी, कई बार इसको लोग सामग्री समझ लेते हैं या सामग्री पढ़ने लगते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सामग्री घोषित हो जाएंगे। तो ब्रिटेन की महारानी को भारत का साम्राज्ञी अर्थात शासिका घोषित किया गया। बात क्लियर है, सामग्री उसको नहीं पढ़ेंगे, साम्राज्ञी पढ़ेंगे। 1876 में यही खास बात हुई। 1876 के बाद धीरे से देख लेते हैं 1892 को। 1892 की भारत परिषद अधिनियम में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अंशतः संसदीय प्रभाव आपको दिखाई देगा, साथ ही साथ आपको निर्वाचन की शुरुआत दिखाई देगी। निर्वाचन की शुरुआत की सामान्यतः अप्रत्यक्ष के तौर पर होगी। और यहाँ पर एक खास बात यह की गई, भारतीयों को बजट पर बहस करने व प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। यहाँ तक बात क्लियर है। 1892 के बाद धीरे से देख लेते हैं 1909 को। 1909 को भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को भारत शासन अधिनियम या मार्ले को MRL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। 1909 का भारत शासन अधिनियम या तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस अधिनियम को स्पेशली देखेंगे तो बाबू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और ये देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत देखेंगे तो शुरुआत हुई है पृथक निर्वाचन प्रणाली की। पृथक निर्वाचन प्रणाली की आपको शुरुआत दिखाई देगी। साथ ही साथ देखेंगे भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। शामिल होने वाले पहले जो भारतीय हैं इनका नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरे व्यक्ति हैं इनका नाम है केसी गुप्ता। यहाँ तक बात क्लियर है। 1909 के बाद 1919 का अधिनियम आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद फिर 1919 का अधिनियम लिख देते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। 1919 का अधिनियम देख लें। 1919 के अधिनियम से बाबू अब किया जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया जाएगा। ध्यान से समझेंगे, एक एक बात बोल दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं, एक एक बात ध्यान से सुनते चले जाएं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, या तो इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस 1919 के सुधार अधिनियम में खास बात यह की गई, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, डुअल गवर्नेंस, प्रांतों में द्वैध शासन लागू। यदि आपसे कोई पूछे द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है, तो द्वैध शासन का यदि आपसे कोई जनक पूछे तो बताएंगे लियोनिल कार्टिस। किसका नाम बता देंगे? लियोनिल कार्टिस। इसके अलावा देखेंगे तो शासन को दो स्तर पर बांट दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय। इसके अलावा विषयों को देखेंगे तो विषयों को भी दो समूह में बांट दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक को कहा गया है वो आरक्षित। आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा जाएगा न्याय को, वित्त को, राजस्व को, और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा जाएगा स्वास्थ्य को, शिक्षा इत्यादि को। यहां तक बात क्लियर है। अब इस बात को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हुई। 1919 में एक और सबसे खास महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि उत्तरदायी सरकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।
बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उत्तरदायी सरकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख या इसको परिभाषित किया गया, ऐसे समझ लें। अब इस द्वैध शासन को जो सबसे पहली बार बंगाल प्रांत पर लागू किया गया था, इस बात की समीक्षा करने के लिए 1927 में एक कमीशन का गठन किया जाएगा जॉन साइमन की अध्यक्षता में, और यह जॉन साइमन की अध्यक्षता में आने वाला कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहुंचेगा बंबई। तो साइमन कमीशन में क्या क्या खास बात रही, क्या क्या प्रश्न वहां से पेपर में बन सकते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, इसको लिख लेंगे। चलिए हम साइड हो जाते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके आगे का बात बता दें आपको, इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को समीक्षा करने के लिए भारत में आएगा एक कमीशन, साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को बाबू अन्य किस कमीशन के नाम से जानते हैं? श्वेत कमीशन, या तो श्वेत आयोग, या तो इसको कहा जाता है व्हाइट मैन कमीशन। यदि आपसे पूछा कि व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत आयोग की संज्ञा किसने दी है, तो यह संज्ञा दी गई है गांधी जी के द्वारा। क्यों दी गई? क्योंकि इस कमीशन के जो 7 सदस्य थे, 7 सदस्य बाबू क्या थे? अंग्रेज थे। क्या नाम थे? अंग्रेज थे। 7 सदस्यों के क्या क्या नाम है? आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक का नाम है हैरी लेविलासन, एक अध्यक्ष है इनके जिनका नाम है जॉन साइमन। जॉन साइमन अध्यक्ष हुआ करता था। इसी में आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। यहां पर एक मेंबर के रूप में है क्लेमेंट एटली। एक का नाम बाबू हार्नन सोर्टन, हार्नन सोर्टन। एक का नाम है बाबू एडवर्ड सैडोगन। क्या आदमी हो गए? 2 2 4 1 5। एक का नाम है बाबू फॉक्स लेन। 6 तो हो ही गया। एक और बता देते हैं, उसको छोड़ने की क्या जरूरत है? डोनाल्ड हावर्ड। लीजिए, ये 7 के 7 सदस्य हो गए। ठीक है, ये 7 सदस्य हुआ करते थे साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन कब पहुंचा भारत? भारत में ये कब पहुंचा ये देख लेते हैं। भारत में इसका आगमन हुआ है 3 फरवरी 1928 को। कहां कहां पर इसका विरोध किया गया इसको देख लेते हैं। विरोध हुआ है बाबू मुंबई में। पूछा जाएगा कि मुंबई में विरोध इसका किसके द्वारा किया गया है, तो बता देंगे मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। इसका विरोध हुआ है बाबू लखनऊ में। लखनऊ में विरोध किया गया है खलीकुज्जमा के द्वारा, खलीकुज्जमा। इसके अलावा मद्रास में भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। मद्रास में विरोध प्रदर्शन किया गया टी प्रकाशम के द्वारा, टी प्रकाशम। मद्रास के बाद पंजाब में देख लें। पंजाब में जो प्रदर्शन रहा काफी आक्रामक हो गया, लाला लाजपत राय। और इसी आक्रामक प्रदर्शन के कारण यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय को लाठियों से मार करके लाल कर दिए, यानी कहने का मतलब इनकी हत्या कर दी गई, मार दिया गया, लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया। इसके पश्चात भारत में काफी खतरनाक कह लीजिए हिंसक आंदोलन होना शुरू हुए। तत्कालीन समय में जो भारत का राज्य सचिव हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका नाम हुआ करता था बर्कनहेड। बर्कनहेड ने बाबू चुनौती दिया, बर्कनहेड ने चुनौती दिया है किसको? मोतीलाल नेहरू को। किस बात के लिए? संविधान बनाने के लिए। क्योंकि इस दरमियान मांग की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा कि कांग्रेस को चाहिए पूर्ण स्वराज। बर्कनहेड ने कहा कि दे देंगे आपको पूर्ण स्वराज, कम से कम पहले आप कोई नियम तो प्रस्तुत करिए, किस आधार पर हम लोग चले जाएंगे तो आप शासन कर पाएंगे। तो मोतीलाल नेहरू भी जानते हैं, पढ़े लिखे वकील आदमी हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू कहे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हम संविधान बना करके आपको दे देंगे, आपको सहमति उस पर देनी है। बनाई जाएगी बाबू एक समिति, नेहरू समिति। इस नेहरू समिति में कुल कितने सदस्यों का चयन किया जाएगा? 11 सदस्यों का। महत्वपूर्ण अंक है, याद रखेंगे। कौन कौन आएंगे, किस किस सेक्शन से आएंगे। कभी कभी आजकल इस लेवल तक के भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो ध्यान से समझेंगे। एक आदमी बाबू मोतीलाल नेहरू, एक आदमी है इनका बाबू जवाहरलाल नेहरू, और एक आदमी है जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ये 3 आदमी जो होंगे, ये 3 आदमी आएंगे। इस 11 में से पूछा जाएगा किस पार्टी से, या कांग्रेस से। नेहरू समिति में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे, तो बता देंगे 3। 2 आदमी आएंगे, एक का नाम है बाबू शोएब अली। क्या नाम है? शोएब अली। एक आदमी का नाम है अली इमाम। शोएब अली और अली इमाम, ये 2 आदमी हैं मुस्लिम लीग से, ये बता दीजिएगा। 3 2 5 आदमी हो गए। एक आदमी है यमयस अड़े, और एक आदमी का नाम है बाबू यम आर जयकर। यमयस अड़े और यम आर जयकर, ये 2 आदमी हो गए किस पार्टी से? हिंदू महासभा से। देखिए, बहुत डीप स्तर तक की आपको बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक प्रश्न कहीं से भी किसी परीक्षा में पूछा जाए,
मैक्सिमम प्रश्न आप बना पाने की स्थिति में होंगे। यमयस अणे यमार जय करके आदमी हो गए, 3 2 5 2 7, 4 आदमी और देख लेते हैं कौन कौन। एक आदमी है बाबू जिनका नाम है सरदार मंगल सिंह। सरदार मंगल सिंह ये किस पार्टी के हैं तो बता देंगे, सिख पार्टी के। सरदार मंगल सिंह के बाद एक आदमी है बाबू जिनका नाम है जी आर प्रधान। जी आर प्रधान हुआ करते थे हरिजन सभा के। 7 2 9 आदमी हो गए हैं, यानी 2 आदमी और बचे हुए हैं। वो 2 आदमी कौन कौन से हैं? एक आदमी का नाम है टीपी सप्रू। टीपी सप्रू है बाबू उदारवादी संघ से, उदारवादी संघ। और एक आदमी बचते हैं जिनका नाम है यमयन जोशी। यमयन जोशी को यदि आप देखें तो ये हैं श्रमिक संघ से। और इसी नेहरू समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसी रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। 1928 में यही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई और इसी नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का, इसी नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। इस नेहरू रिपोर्ट की क्या क्या खास खास मांगे की गई हमने बोला था, फिर ध्यान से महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन हो। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन के अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की गई, कहा गया देशी रियासतों को केंद्र के अधीन किया जाए। देशी रियासतों को केंद्र के अधीन किया जाए। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा महत्व की बात, ज्यादातर वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट पहली बार लिखित रूप से कहां पर मांगा गया, तो इसी नेहरू रिपोर्ट में विशेष तौर पर। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की भी मांग की गई। फाइनली 29 मार्च 1929 को, 29 मार्च 1929 तारीख याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है। 29 मार्च 1929 को 14 सूत्री मांग प्रस्तुत कर देंगे। 14 सूत्री मांग पूछा जाएगा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो नाम बता देंगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, या एमए से इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे चल करके 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। इतिहास में नहीं पढ़ा, इतिहास में पढ़ाए हैं, गांधी युग में जाकर के देख लीजिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर आगे चल करके 1933-34 में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया और आगे चल करके एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी और संयुक्त समिति को लीड करेंगे, संयुक्त समिति को हेड बनाया जाएगा। संयुक्त समिति का जो हेड होगा उसका नाम होगा लॉर्ड लिख देते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो। और इसी संयुक्त समिति के द्वारा 1935 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उसी रिपोर्ट को कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में 1858 से लेकर के 1935 के बैकग्राउंड पोजीशन तक हम लोग पहुंच चुके। अगले कड़ी में, अगले वीडियो लेक्चर में आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम से बात शुरू की जाएगी। संविधान सभा का गठन होगा, कैसे भारत में क्या क्या स्थितियां बनी, कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण तारीख रहे जो आपको अच्छे से मुजवानी याद होने चाहिए। और अगली कड़ी में भारत का संविधान बन करके रेडी हो जाएगा। भारत का संविधान रेडी हो जाने के बाद आगामी यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पॉलिटी को एक बड़े सिस्टमेटिक वे और अप्रोच के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे पॉलिटी में बनने वाले या जीएस सेगमेंट में बनने वाले जो सबसे बड़ा पोर्शन है आपका, वो बड़े आसानी से कवर हो सके। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, इसमें आप काफ़ी सहयोग पा रहे होंगे। यदि आपको यह सहयोग अच्छा लग रहा है तो आप भी हमारा सहयोग करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे रूप से कर सकें। आज की इस मुलाकात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।